हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने सीटेट के साइंस के पेपर 2 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रखे हैं, जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है, ताकि आपको पता लग सकेगा कि आपके आने वाले सीटेट में कैसे कैसे और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके साथ ही जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं केला, भिंडी, बैंगन या फिर कद्दू आपका, या फिर जिसे हिंदी में सीताफल भी कहा जाता है। तो आपको ऐसा युगल चुनना है जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने वाले भाग होते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और डी। आपका जो केला होता है और कद्दू यानी कि सीताफल, ये दोनों ही जो होते हैं इनमें 2 या 2 से अधिक खाने वाले भाग होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैडपोल क्या होते हैं। टैडपोल वो होते हैं आपके जो मेढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें टैडपोल कहा जाता है। तो उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जिस तालाब के जल में आपके टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। आपका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आयोडीन जो है आपका इसका सही आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन से आपके कई तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, जिनमें आपका आयोडीन जो होता है इससे आपको ये पता लगेगा कि आयोडीन से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए बात करें अगर हम आयोडीन से होने वाले रोगों की, तो इनमें आपका जो घेंघा रोग होता है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। जो आपकी विकलांगता होती है ये भी आयोडीन की कमी से होती है। इसी के साथ आपको जो बौनापन होता है ये भी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको पता चल गया होगा कि आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि जो आपका लहसुन होता है इसके अंदर जो होता है वो आयोडीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि आपके लहसुन के अंदर जो है वो आयोडीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है आपसे, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम चुनिए। इनमें आपको जो है मानव की जनन अवधि की घटनाओं का सही क्रम चुनना है। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, युग्मनज, युग्मक बनना या फिर निषेचन और भ्रूण। ऑप्शन बी में दे रखा है आपका युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। ऑप्शन सी में दे रहा है युग्मक बनना, युग्मनज और निषेचन, इसके साथ ही भ्रूण दे रखा है। और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण और युग्मनज। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार करना है आपको। इनमें क्या दे रखा है, ए में दे रखा है क्रोमोसोम्स या फिर गुणसूत्र, बी में दे रखा है जीन और सी में दे रखा है न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका और डी में दे रखा है आपका राइबोसोम। तो इनमें बताना है किसी कोशिका के केंद्रक के भाग कौन कौन से हैं। सी और डी हो सकता है या फिर ए, बी और सी, ये तीनों होंगे। और ऑप्शन 2 में दे रखा है बी और सी, ऑप्शन 4 में दे रखा है ए और सी। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। मतलब कि आपका क्रोमोसोम्स, जीन और आपका न्यूक्लियोलस, ये तीनों ही आपके कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। आपको प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण बताने हैं इसमें। ऑप्शन ए में कह रहा है ऊष्मा के चालक, वजन में हल्के या फिर विद्युत के सुचालक होते हैं, या फिर टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील होते हैं, या फिर ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के और विद्युत के सुचालक होते हैं। और ऑप्शन डी में दे रखा है टिकाऊ, वजन में हल्के और विद्युत के सुचालक हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण क्या क्या हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है आपका,
टिकाऊ होंगे, वजन में हल्के भी होंगे, इसी के साथ ये अनअभिक्रियाशील भी होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं नींबू, कच्चे आमों में, आंवला में या फिर अंगूरों में। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें टार्टरिक अम्ल की, तो टार्टरिक अम्ल को यूविक एसिड और पैराटार्टरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। वहीं जो आपका टार्टरिक होता है ये एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल भी होता है। और वहीं इसके अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो C4H6O6 होता है। तो आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि टार्टरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो C4H6O6 होता है। देखिए, वहीं अगर हम टार्टरिक के यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो होता है वो कपड़ों को कलर करने में होता है। इसी के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही जो आपके सिल्वर मिरर होते हैं उनको बनाने में भी आपका टार्टरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 सी और डी, मतलब कि कच्चे आमों में और अंगूरों में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मतलब जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता दिए हैं इसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है, या किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है, या फिर यह किसी दिए गए क्षेत्र के बाद किसी क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है। और ऑप्शन डी में क्या दे रहा है, यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। तो आपको जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसी के साथ इसमें दे रखा है जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो 1 में दे रखा है क्या ए, बी और सी सही होगा, और 2 में दे रखा केवल सी सही होगा, और 3 में दे रखा है ए, सी और डी ये तीनों ही सही होंगे, या फिर 4 दे रखा है आपका ए और बी ये दोनों सही होंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें जैव विविधता की, तो जैव विविधता वह होती है जो किसी पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है। तो इसी के साथ जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। एक तरफ आपके समूह दे रखे हैं और एक तरफ आपके पुंकेसर के भाग दे रखे हैं और एक तरफ आपके स्त्री केसर के भाग दे रखे हैं। तो आपको बताना है इसमें ए में क्या पूछ रहा है। समूह ए में दे रहा है पराग कोश और तंतु, और स्त्री केसर के भाग में दे रखा है अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। वहीं समूह बी में क्या दे रखा है, पुंकेसर के भाग में पराग कोश और पंखुड़ी। स्त्री केसर के भाग में दे रखा है पराग कोश, बाह्यदल और वर्तिकाग्र। वहीं समूह सी में क्या दे रखा है, वर्तिकाग्र और तंतु, और स्त्री केसर के भाग में दे रखा है वर्तिका, वर्तिकाग्र और बाह्यदल। और समूह डी में क्या दे रखा है, पुंकेसर के भाग में वर्तिका और अंडाशय, और स्त्री केसर के भाग में परागकोश, तंतु और अंडाशय। तो आप सभी को बताना है जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं वह आपको बताना है कि कौन से समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के सही सही भाग दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में सही सही भाग दिया गया है। समूह ए में देखते हैं पहले, इसमें पुंकेसर के भाग में दिया गया है परागकोश और तंतु, ये तो सही है आपका। और स्त्री केसर के भाग देखते हैं, इसमें दिया है अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये तीनों ही सही है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही चला जाएगा। वहीं बाकी आपके सारे ही कट हो जाएंगे, ये आंसर नहीं होंगे आपके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप क्या पाएंगे इसमें। मतलब कि जब आप कोई पेड़ उखाड़ेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जड़ें और पत्तियों का परीक्षण जब आप करेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए में दे रखा है मूसला जड़ और समानांतर सिरा विन्यास, और ऑप्शन बी में दे रखा है मूसला जड़ और जालिका रूपी सिरा विन्यास, और ऑप्शन सी में दे रखा है रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास। ऑप्शन डी में दे रखा है रेशेदार जड़ें
और समांतर शिराविन्यास। तो आपको सही आंसर बताना है इसका। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो जाएगा रेशेदार जड़ें और समांतर शिराविन्यास, मतलब कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे कि कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भाग को खाने के लिए अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालता है और कवच को खोलने और कोमल पदार्थों को खाने के पश्चात वह अमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां पर जो आहार है उसका वो धीरे धीरे पचता है। तो इस जंतु का आपको नाम बताना है कि यह जंतु कौन हो सकता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं घड़ियाल, कछुआ, ऑक्टोपस और स्टारफिश। देखिए अगर इस क्वेश्चन की हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टारफिश जो है आपकी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें स्टारफिश की तो स्टारफिश जो है आपकी ये इकाइनोडर्मेटा संघ की मानी जाती है। वहीं इसका शेप जो होता है वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें स्टारफिश की तो स्टारफिश के पास इसका माइंड नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है वायु, जल और प्लास्टिक। ऑप्शन बी में कह रहा है जल, कॉपर और लकड़ी। ऑप्शन सी में कह रहा है वायु, एल्यूमिनियम या फिर ऊन। और डी में कह रहा है ऊन, लकड़ी और आयरन। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि ऊष्मा के कुचालकों का अच्छा सा समूह कौन सा होने वाला है इसका। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा वायु, जल और प्लास्टिक, मतलब कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। ऊष्मा के जो कुचालकों का समूह है वो वायु, जल और प्लास्टिक हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है तो इस क्षेत्र की मृदा जो है वो कैसी होनी चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके दोमट और बलुई मिट्टी, मृणमय, बलुई और मृणमय या फिर मृणमय और दोमट मिट्टी। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो बताना है। देखिए अगर हम इसके सही आंसर की बात करें कि जो आपका गेहूं और जो चने जैसे अनाज उगाए जाते हैं खेतों में, इनके लिए जो विशिष्ट मिट्टी होती है वो आपकी, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृणमय और दोमट मिट्टी जो है ये गेहूं और चने जैसे जो आपके अनाज होते हैं इनको उगाने के लिए अच्छी मिट्टी होती है एक तरह से। तो आपको जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य का शरीर का जो तापमान होता है वो सेल्सियस टेम्परेचर में और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कितना होता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी के साथ बी में दे रखा है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन सी में दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस और 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑप्शन डी में दे रखा है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 96.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें मानव शरीर के सामान्य तापक्रम की तो इसका जो सामान्य तापक्रम होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस हिसाब से जो आपका सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, समुद्र समीर का कारण है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, या फिर रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होना, या फिर दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, या फिर दे रखा है इसमें दिन के समय समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो समुद्र समीर होता है इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे कि ईंधनों के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ईंधन का ऊष्मीय मान होता है वो किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं किलोग्राम पर जूल, किलो जूल पर ग्राम,
या फिर किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किलो जूल प्रति किलोग्राम जो होता है वो ईंधनों का ऊष्मीय मान को इस मापक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन टेट में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कि सीएनजी, या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर जिसे एलपीजी कहा जाता है, और ऑप्शन सी में दे रखा है पेट्रोल, और ऑप्शन डी में दे रखा है आपका केरोसिन। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो सामान्यतः उपयोग होने वाले ईंधन है उनका ऊष्मीय मान अधिकतम किसका होगा। तो देखिए अगर इसके हम सही आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये बी के साथ चला जाएगा, मतलब कि द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है आपकी ये सामान्यतः उपयोग होने वाले ईंधन के ऊष्मीय मान को ये अधिकतम दर्शाती है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए अगर हम बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी का जो यूज़ होता है वो रसोई घर में किया जाता है। इसी के साथ जो आपकी एलपीजी गैस होती है इसके अंदर जो मिक्सचर होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन इन दोनों का ही मिक्सचर होता है। साथ ही एक प्रकार की रंगहीन गैस भी मानी जाती है। देखिए आपने कभी कभी जब गैस लीक होती है तो उसमें जो गंध आती है आपकी वो किस कारण से आती है। तो इसकी जो आपकी गंध होती है ना, कारण होता है वो मिथाइल मरकैप्टन के कारण इसके अंदर जो गंध आती है वो इसी वजह से आती है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक ग्रंथि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, अग्न्याशय, पीयूष, एड्रीनल या फिर थायराइड। तो देखिए जो आपका कोई व्यक्ति होता है वो ग्वाइटर नामक ग्रंथि से ग्रस्त है, तो इस व्यक्ति की कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सही है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग किया जाता है, या फिर इस प्रक्रिया के अंदर सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या फिर दे रखा है इसमें प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और ऑक्सीजन उपभुक्त होती है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है आपकी और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो है वो उपभुक्त हो जाती है। तो इनमें आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो जब आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण में आपका CO2 और जो वाटर होता है इसके बीच में जो रासायनिक क्रिया होती है उसी के फलस्वरूप आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है, और फिर जो उसकी आपकी O2 होती है वो बाहर निकल जाती है। इस हिसाब से जो इसका सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी आपका सही हो जाएगा, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग किया जाता है और आपका इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आने वाले आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। कह रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, या फिर नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, और ऑप्शन डी में दे रखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आपको बताना है उर्वरकों में उपलब्ध जो फसलों के लिए प्रमुख पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसके सही आंसर की बात करें अगर हम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मतलब कि ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा आंसर। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी समूह है, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं सोडा वाटर, आयोडीन युक्त नमक, या फिर कॉपर सल्फेट, और ऑप्शन डी कह रहा है आपसे इनमें से सभी। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा विषमांगी समूह का उदाहरण दे रखा है। तो देखिए अगर हम बात करें विषमांगी समूह की, तो विषमांगी समूह के जो मिश्रण होते हैं इनके कई उदाहरण होते हैं। एक तेल और पानी हो गया आपका, और इसी के साथ जो रेत होती है ये भी आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण माना जाता है। वहीं आपके सही आंसर की बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन युक्त नमक जो है आपका ये
एक प्रकार से विषमांगी समूह है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट है वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।